हैं, बाद में इंशाल्लाह हमें टाइम पे क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी सो दैट वी कैन फिनिश ऑन टाइम एंड एवरी टाइम, ठीक है। अच्छा, कल जनरलाइज ओरिएंटेशन क्लास थी, उसके अंदर हमने स्पेसिमेन पेपर 2023, क्योंकि सिलेबस जो है जब भी चेंज होता है तो उसका एक पेपर आता है स्पेसिमेन पेपर, ठीक है। वो स्पेसिमेन पेपर बेटे आपको वो हमने कल स्टार्ट किया था और कल मैंने बताया था आज इसी पेपर को हम डिस्कस करेंगे। वालेकुम सलाम बेटे। और नेक्स्ट टाइम बेटे मैं आपको पहले बताया करूंगा कौन सा पेपर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मोस्ट प्रोबेबली आ जाया करेगा, नहीं तो आज आपको एलएमएस का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के अंदर लाजमी पेपर पड़ा होगा जो पेपर डिस्कस करना होता है, ये करना होगा, ठीक है। मैंने कल भी कहा था कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए और मेरे पास भी इस टाइम आ चले कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। और कॉपी पेंसिल, ठीक है, क्योंकि ये मे का ऑल्दो मैंने बताया तो है था कि बेसिकली कि कौन सा पेपर बेटे आज करना है, हमने आज इसी को कंप्लीट करेंगे और कल से फिर हम 25 के पेपर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। राफी आप किस क्लास के अंदर? अभी रिकमेंडेशन लेटर कहाँ आ गया बेटे? लिख दूंगा, नो वरीज, ठीक है। ओके, हमारा बात क्लियर होगी। ओके, कल बेटे हमने ये कुछ 5 या 6 क्वेश्चंस किए थे, ज्यादा हमने नहीं किए थे। आज इसको हम कर चुके, इसका मतलब हो जाएगा ये काफी ज्यादा। अच्छा 11, अच्छा 14 14 क्वेश्चंस आज कर चुके हैं। आज पे इसका मतलब पेपर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं। 15 भी और 15 तक कर चुके हैं, 15 तक बेटे हम कर चुके थे हमारे पास, तो आज इससे ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। अब हमारे पास 513 हुए हैं, अब देखते हैं हम कितनी देर के अंदर हम इसको फर्दर करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाएगा। हमने देखो बेटे, ये हर चीज को ऑन टाइम और करना जरूरी होता है ना कि टाइम पे कंप्लीट भी हो सके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। आपने जो चीज कहनी है बेटा, इसी उमायमा, एक मिनट, आंसर बी उमायमा कह रही हैं हमारे पास बेटे। आपने चैट हियर में कहना है, चैट हियर के अंदर कहना है, प्लीज आपने अख्तर महमूद होस्ट के अंदर नहीं कहना, वो स्क्रीन जब शेयर हुई तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्वेश्चन नंबर 16 स्पेसिमेन पेपर का है। मुंसिफ कह रहे हैं बी आंसर, द मोर एनर्जेटिक पार्टिकल एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। मोर एनर्जेटिक, ओके, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस? सरफेस ऑफ लिक्विड पे क्या होती है? दिस इज ऑलवेज एवेपोरेशन होती है, ठीक है। जिन पार्टिकल एनर्जी ज्यादा होती है, दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस एंड देयरफॉर लीव अवे and leaving behind low energy particles in the liquid, resulting a decrease in the temperature of the remaining liquid, ठीक है। सो evaporation always cause a cooling effect। अब आंसर इसका क्या होगा? ए में लिखा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है हमारे पास? उसके अंदर बेटा एक गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में जाती है, ठीक है। तो नहीं बेटा, किसी गैस टू लिक्विड स्टेट, गैस टू लिक्विड, अवेपोरेशन, यस। इसमें लिक्विड जो है गैस स्टेट में चेंज होता है एंड इट ऑलवेज अकर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब बॉइलिंग अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड, बॉइलिंग के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, वो लिक्विड से वेपर स्टेट में ही जाता है, लेकिन इट अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड। अच्छा, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बेटे, अगर कोई बच्चा ये समझ रहा है, दिस ना ये स्टार गेट कॉन्सेप्ट है, अगर कोई बच्चा ये अज्यूम कर रहा है कि evaporation always occur below boiling point, तो गलत होगा आंसर। Evaporation can occur at any temperature, that temperature can either be less than boiling point or even at boiling point। boiling point से ज्यादा टेम्परेचर होता ही कोई नहीं है, ठीक है। दिस इज बिलो और इवन एट बॉइलिंग पॉइंट होना होगा, तो आंसर। अच्छा, सी में क्या लिखा है? दिस इज मेल्टिंग, इसे फ्यूजन भी कहते हैं, FUSION। इसमें जो सॉलिड है हमारे पास, दैट चेंजेस टू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। एंड रेडिएशन, ये तो हमारे पास है एनर्जी ट्रांसफर का मैकेनिज्म है, ठीक है, यानी मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, एनर्जी ट्रांसफर विच कैन अकर इवन थ्रू वैक्यूम।
और ये हमारे पास क्यों होती है, हाई से लो एंड पे टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर होगी बाय मींस ऑफ रेडिएशन, और रेडिएशन इंक्रीज करती है अगर टेम्परेचर ज्यादा और दूसरा सरफेस एरिया भी हमारे पास क्या होगा, अगर ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आंसर नोट बी फॉर बिस्मिल्लाह हो गया। मैंने बेटा इसमें एक चीज कवर करनी होती है, इसमें मैंने बोलते रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास द डेप्थ ऑफ सी अंडर अ शिप इज डिटरमाइंड बाय सेंडिंग अ पल्स ऑफ साउंड with a frequency of 3000 hertz. This is a frequency which is given to us. ठीक है, हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 20 to 20 किलो हर्ट्ज। इसका मतलब ये जो साउंड जा रही है, वी आर एबल टू लिसन दैट साउंड, वी आर एबल टू हियर दैट साउंड। ठीक है, हमारा बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम द ट्रांसमीटर ऑन द बॉटम ऑफ द शिप टू द सी बेड, द sound reflect from the seabed and return to the receiver to the depth of the ship, to the bottom of ship. The time between the sending the pulse and receiving the reflected pulse is measured. The depth of sea below the ship is 600 and the time measured is 0.80. What is the wavelength? Okay, okay. बिल्कुल एको, बिल्कुल वही प्रिंसिपल, बिल्कुल अब्दुल्ला ठीक कह रहे हैं, अब्दुल्ला गलानी। बेटे यहाँ से साउंड गई है, ठीक है, फिर साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आई है। तो साउंड ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमारे पास डेप्थ की वैल्यू डी की वैल्यू दे दी गई है विच इज 600 मीटर है। तो साउंड आने और जाने में 2d डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, 2 टाइम्स 600, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 1200 मीटर हो गया। और आने और जाने का जो टाइम है दैट इज नोन टू अस विच इज 0.80 मीटर। ठीक है, तो इससे पहले हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे इस वैल्यू से, इस डेटा से। आंसर क्या है, सी है। मैं देखता हूं अभी बेटे, स्पीड किसके बराबर, 2d/t। 2d क्यों लिया, आने और जाने का टाइम गिवन था, साउंड गई भी और वापस भी है। 2d की वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस इज 600। टाइम किसके बराबर हो गया आने और जाने का, दिस इज 0.80। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हो 12, ये 1500 होता है बेटे, मीटर्स पर सेकेंड। अब स्पीड आ चुकी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी नोन टू अस विच इज 3000। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, दिस इज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एंड फ्रॉम ये लैम्डा फर्दर हो गया v ओवर एफ के बराबर हो गया। बेटे आपने वैल्यू पुट की, स्पीड की वैल्यू 1500 आ चुकी थी और हमारे पास वो 3000 थी, तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस इज 0.50 मीटर। तो आंसर इज सी फॉर कैम्ब्रिज। ठीक है, अच्छा। अब जवाब मजर, हमने टाइम को डबल करना या डिस्टेंस को। बेटे जो टाइम जो है ना, आने और जाने का टाइम था, टाइम को डबल नहीं करना, डिस्टेंस को डबल, क्यों, डिस्टेंस सिर्फ ये वाला दिया था दोनों के दरमियान, आने और जाने का डिस्टेंस नहीं गिवन था, टाइम जो है आने और जाने का गिवन है। ठीक है, तो आपने डिस्टेंस को करना, ना किसको। नहीं बेटे, ये अल्ट्रासोनिक नहीं है। अल्ट्रासोनिक जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होनी चाहिए। इट इज नीदर अल्ट्रासोनिक नॉर दिस इज इंफ्रासोनिक। ये है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, और 3000 इस रेंज में आ रही है। ठीक है, तो टाइम को हाफ करके भी तो कर सकते हैं बेटे, या तो टाइम को हाफ कर दो फिर डिस्टेंस यही लोगे, डिस्टेंस को फिर हाफ नहीं करना, बिल्कुल कर सकते हैं हादिस। देख हमारे पास टाइम को हाफ करके आप कर सकते हो, क्योंकि आने और जाने का टाइम था ना, तो मैंने डिस्टेंस को भी आने और जाने वाला ले लिया। या अगर अगर टाइम को हाफ करते हो फिर 2d नहीं करना, फिर सिर्फ डिस्टेंस यही लेना है, आपके पास 600 ही। ठीक हो गया, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है अब्दुल रहीम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शहरियार, बिल्कुल ठीक है शहरियार, आप भी ठीक कह रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट में हमारे पास उसने ये, सो व्हेन डू वी टेक डबल द डिस्टेंस। बेटे हमारे पास क्वेश्चन को देखो ना, टोटल टाइम, व्हेन टोटल टाइम इज प्रोवाइडेड टू अस, या तो टाइम को हाफ करके इस यही डिस्टेंस ले लो, या इस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि जो आने और जाने का टोटल टाइम है हमारे पास, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम है दैट इज प्रोवाइडेड टू अस, तो फिर टोटल डिस्टेंस के लिए आने और जाने का ही होगा ना वो। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 18 के अंदर, लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर एंड इज रिफ्लेक्टेड एज शोन। ये इंसिडेंट हुई बेटे, ये रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है। हमारे पास व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आंसर गारंटी है, लेट अदर डू।
क्या करूं? ओके बेटे, ये हमारे पास ये सीधी आ रही है रे, और ये सीधी उसने डॉटेड शो कर दी है। इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? दिस टोटल एंगल विल बी 180 डिग्रीज। तो दिस टोटल एंगल इज 180। ये टोटल 180 हो गया। अब 180 में से 180 इज टोटल, उसमें से ये वाला 80 माइनस कर देंगे, वी आर लेफ्ट विद दिस डिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? दैट विल डिस्टेंस विल बी 100 हो जाएगा बेटा, ये सारा डिस्टेंस। ये टोटल इज 100 हो गया, ठीक है। ये हो गया 100। अब 100 डिग्री के अंदर हमने कौन सा लेना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल आई जो होगा दिस इज इक्वल टू एंगल आर होगा। 100 को आप 2 से डिवाइड करोगे, दिस इज 50। तो आंसर है 50-50। बिल्कुल 50-50, बिल्कुल जवाब ठीक कह रहे हैं आप। राफी ठीक है। जेनिफर आप जेनिफी आप भी ठीक है बेटे। 19 क्वेश्चन के अंदर एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। सो दिस इज अ लेंस, कुछ नहीं बताया कौन सा लेंस है उसने। द रे डायग्राम शोज द पाथ ऑफ टू लाइट रेज दैट स्टार्ट एट द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट। द पॉइंट पी क्यू आर इज द प्रिंसिपल फोकस। पॉइंट पी और क्यू is the principal focus and what type of image is formed? अच्छा, which point P and okay पहले listen now बेटे, ये एक्टिव डाइवर्जिंग लेंस है वैसे। ओके जेनिफर, ओके बेटे, हमारे पास ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ऑप्टिकल सेंटर पे, तो सीधी चलेगी मेरा बेटा। दूसरा देखो, ये डाइवर्ज कर रही है। अगर डाइवर्ज कर रही है तो लेंस कौन सा होगा? दिस विल बी अ डाइवर्जिंग लेंस देन। ये डाइवर्जिंग लेंस है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस नहीं है ये। ओहो, ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये वाला लेंस है। अच्छा, अब हम इसको करते हैं बेटे। ये रे जो डाइवर्ज हो रही है, इस डाइवर्जेंट रे को आप एक्स्ट्रापुलेट करोगे, ठीक है। एक्स्ट्रापुलेट करते तो यहाँ पास करके जा रही है, यहां से, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल फोकस तो हमारे पास पी हो गया। पी हो गया बेटा प्रिंसिपल फोकस, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। सो दिस द प्रिंसिपल फोकस, PAL स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है, ठीक। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है? इमेज क्या बन रहा है बेटे? ये आपका इमेज बनना है यहाँ पे, इस जगह पे। दिस इज द इमेज। ये इमेज बन रहा है। अब इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? दिस इज अ वर्चुअल इमेज बिकॉज एक्स्ट्रापोलेट करके हमने इमेज लोकेट किया, अपराइट और स्मॉलर इन साइज है, ठीक है। अच्छा, अब पूछा हुआ व्हाई नॉट क्यू, ठीक है। राफे ये जो डाइवर्जेंट रेंज आ रही है ना बेटे, हमने ये रूल पढ़ा हुआ है, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, इफ अ रे ऑफ लाइट गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। फोकस में से पास करके जाती है। ये कन्वर्जिंग लेंस के लिए होता है। डाइवर्जिंग लेंस के लिए हम ये पढ़ते हैं, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस देन लेटर इट विल डाइवर्ज अवे। नाउ इफ यू एक्स्ट्रापोलेट द डाइवर्जेंट रे ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस तो इट विल पास टू द प्रिंसिपल फोकस। तो इसका फोकस इसका यहाँ पे बनेगा, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। हमारे पास इस जगह होगा, और ये जो डिस्टेंस आ रहा है पी का फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंथ, इसका फोकल लेंथ कह रहे होती हो। इमेज यहाँ पे बना जहाँ पे आप प्लेस एक्स्ट्रापोलेट करके मीट कर रही हैं, ठीक हो गया। तो ये दिस इज अ वर्चुअल इमेज होगा। इसकी प्रॉपर्टीज और क्या क्या नजर आ रही हैं हमें बेटे? हमारे पास प्रॉपर्टीज हमें एक तो नजर आ रही है, दिस इज वर्चुअल है, अपराइट है। अपराइट मीन कि ये हमारे पास इन्वर्ट नहीं हुआ। और तीसरा क्या है? दिस इज डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इज
क्यू हो गया एंड दिस इज वर्चुअल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटे, आंसर कह रहे हैं डी है। एक हमारे पास डी है बेटे जेनिफर। ओके ठीक है। अच्छा क्यू क्या होगा फिर, तो क्यू क्या होगा, क्यू कुछ भी नहीं है बेटे, फजूल में जगह दी हुई है ना। क्यू पे इमेज भी नहीं बन रहा, हमारा इमेज भी हमारा क्यू से पहले बन रहा है। ठीक है, पूछा हुआ सर बी नहीं होगा, बेटे बी नहीं होगा, बी हमारे पास फोकल प्रिंसिपल फोकस बी है ना। ओहो ओहो, गलत किया मैंने, थैंक यू। बिस्मिल्लाह होगा बेटे, बिस्मिल्लाह होगा। ठीक है, बी फॉर बिस्मिल्लाह होगा। रीजन इज बिल्कुल बी होगा बेटे, मैंने डी किया होता, आई वाज रॉन्ग, आंसर इज बी। समझाया मैंने, ठीक था। क्यूब कुछ भी नहीं है बेटे ये। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस में कन्वर्जिंग लेंस होता तो बेटा ये हमारे पास है, कन्वर्जिंग लेंस ये होता है, ये दरमियान में लाइन लगा दी, सो ये इसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे अगर कोई रे ऑफ लाइट पड़ी होती है इस जगह पे, तो उसमें बेटा पहली रे तो मैंने कहा ऑप्टिकल सेंटर पे आपने बनानी होती है सिंपली। ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट अगर गई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल पास टू द प्रिंसिपल फोकस। तो इसको फोकस में, इसका मतलब फोकस में से फोकस इसका ये वाला होगा, प्रिंसिपल। ठीक होगा, ये कन्वर्जिंग लेंस के लिए होता है, ये ऑब्जेक्ट पड़ी। अब इमेज कहाँ पड़ेगा वो बेटा, वो हमें मुझे अगर पता हो होता है एग्जैक्टली कि किस जगह पे ऑब्जेक्ट पड़ी हो, तो इमेज बिल्कुल हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल फोकस पे पड़ी हुई है तो ये रेस पैरेलल बननी है और पैरेलल इन्फिनिट को जाके मीट करेंगी। अगर बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस पड़ा, जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर एक्ट करते हैं, फिर इनको आप एक्सट्रापोलेट करते हैं तो एक पॉइंट पे जाके मीट करती है। अब डिपेंड करता है कि वेयर एवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, तो आंसर इसका होगा बेटा पी। हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है और हमारे पास इमेज कहाँ बन रहा है, वो बिफोर या क्यू बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बेटा। 20th क्वेश्चन में, अ साउंड वेव ट्रेवल थ्रू एयर। ओके, साउंड नीड्स अ स्टेट ऑफ मैटर टू प्रोपोगेट या टू ट्रेवल। ठीक है, द लाइंस इन द डायग्राम शो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एयर एट वन पर्टिकुलर टाइम। द डिस्टेंस इज द विच डिस्टेंस द वेवलेंथ ऑफ वेव। वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इन फेज पार्टिकल्स, या डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट इन फेज पार्टिकल्स, या दो एडजेसेंट कंप्रेशन या दो एडजेसेंट रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, दैट इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, फातिमा शाह सर, आई एम GIG इज दिस ओ लेवल पेपर? बेटा दिस ओ लेवल पेपर, आई told you yesterday, I shall focus only O level. बेटे if you want to continue with IGCSE, तो वहाँ पे दूसरे सर भी ज़ैनामेटिक्स में सर हसन है, वो IGCSE करवा रहे हैं। अगर आप शिफ्ट करना चाहो तो बेटे वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, नो वरीज। ठीक है, सर हसन मेरे ही स्टूडेंट हैं, मेरे ही स्टूडेंट हैं, यंग बच्चा है। ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैंने बेटे O लेवल्स को फोकस करना है यहाँ पे। अब कोई बच्चा अगर वो करना चाहता है IGCSE का, या O लेवल ही करना चाह रहा है, क्योंकि 3-4 बच्चे और ही थे, तो वो भी आपके अपने ऊपर है बेटे। ठीक हो गया, अच्छा जी, आंसर सारे बिस्मिल्लाह कर रहे हो। ईमान, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन है। ओके, अच्छा अब मैं इसमें देखूं कंप्रेशन क्या होती है। कंप्रेशन होती है हाई प्रेशर या हाई डेंसिटी रीजन। सो ये हमारे पास क्या होगी, कंप्रेशन होगी, ये भी कंप्रेशन होगी, ये भी कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है, ये भी, और ये भी कंप्रेशन की तरफ जा रही है। दरमियान में ये बेटा रेयरफेक्शन होगी। ठीक है, और आगे भी हमारे पास दिस आल्सो रिप्रेजेंट रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन है, रेयरफेक्शन होगी, एंड दिस इज आल्सो रेयरफेक्शन। अच्छा अब हमारे पास, मैं एक एक नीचे अब लिखूंगा क्या है बेटा, ये कंप्रेशन है, ये एडजेसेंट रेयरफेक्शन आ रही है। एक कंप्रेशन और एडजेसेंट रेयरफेक्शन में जो डिस्टेंस होता है, दिस इज λ/2 होता है, हाफ ऑफ वेवलेंथ। ये कंप्रेशन आ रही है, ये भी हम सॉरी रेयरफेक्शन है, ये भी रेयरफेक्शन, दो एडजेसेंट रेयरफेक्शन में जो होगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, ये लैम्डा आ रहा है। अब हमारे पास यहां से लेके यहां तक एक वेवलेंथ होगी, फिर ये हाफ होगी, तो दिस इज 1.5 लैम्डा हो जाएगा, 1.5 लैम्डा। और बेटे ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक 1 लैम्डा हो गया, फिर ये एक लैम्डा और हो गया, तो दिस फर्दर इक्वल टू 2 लैम्डा हो गया, कि दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अब आंसर क्या उसने वेवलेंथ मांगी हुई थी, वेवलेंथ कौन सा हो गया बेटा, दिस इज बिस्मिल्लाह
डिंग डोंग नहीं, बिस्मिल्लाह हमजा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आगे, द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जब करंट पास करे कॉइल में, दैट कॉइल बिकम मैग्नेट, यानी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। हाँ जी बेटे, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। 20 कह रहे हैं, समझा दें। 20 बेटे ये देखो ना, हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस टू बिटवीन टू कंप्रेशंस आर रेयरफैक्शन। ये भी रेयरफैक्शन है, ये भी रेयरफैक्शन। दो रेयरफैक्शन के बीच डिस्टेंस होगा, उसको आप वेवलेंथ कह रहे होते, वेवलेंथ। ये कंप्रेशन थी, ये रेयरफैक्शन थी। एक कंप्रेशन और एडजेसेंट रेयरफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है λ/2 कहते हैं, ठीक है। ये रेयरफैक्शन है बेटे, ये भी रेयरफैक्शन है, यहां तक तो लैम्डा हो गया, और ये फिर कंप्रेशन, ये हाफ लैम्डा हो गया बेटे। तो लैम्डा प्लस हाफ लैम्डा किसके बराबर? 1.5 लैम्डा हो गया। यहाँ पे कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है, ये क्या होगा? ले वेवलेंथ। ये भी कंप्रेशन है, दिस इज नेक्स्ट वेवलेंथ। तो टू वेवलेंथ क्या हो गया? 2 लैम्डा लिख लिया बेटे, ठीक है। यस, वी आर डूइंग स्पेसिमेन पेपर। मैं ये कह रहा था बेटे, जब करंट पास करता है किसी कॉइल में, दैट कॉइल बिकम अ मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर, हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट अराउंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट बी इंक्रीज्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हो तो मैंने क्या किया, या तो करंट को ज्यादा कर दो, या तो करंट को ज्यादा कर दो, या नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दो, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दो, ठीक है। या इसके अंदर आयरन की कोर रख दो और ज्यादा हो जाएगा। अब क्या लिखा है? रिमूव द मेटल कोर एंड डिक्रीज द करंट इन दिस वन। डिक्रीज, इससे हमारे पास क्या होगा? जब रिमूव करोगे इससे, तो ये भी क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, इट विल डिक्रीज, ठीक है। आयरन की कोर होती है, अगर निकाल दो, करंट को भी डिक्रीज करोगे तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला तो नहीं है, गलत हो गया बेटे ये तो। रिमूव द मेटल कोर, इससे फिर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर देगा, ठीक है। ये डिक्रीज हो गया। एंड कीप द करंट इन द कॉइल कांस्टेंट। कांस्टेंट करंट करोगे तो इसका मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? उसकी कांस्टेंट ही रहेगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहेगी। करंट ज्यादा करोगे तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, वीक होगा तो कम मैग्नेटाइज होगा। हादी अभी मैं बताता हूँ बेटे। सी में लिखा है, रिवर्स द डायरेक्ट करंट सप्लाई एंड डिक्रीज द करंट। बेटे अगर रिवर्स कर दिया तो कोई चेंज नहीं आती है, रिवर्स करने से डीसी सप्लाई पे कोई चेंज नहीं आनी, जब रिवर्स कर दिया आपने, नो चेंज, स्ट्रेंथ पे कोई चेंज नहीं होगी। नॉर्थ और पोल, साउथ पोल जो है उसके हमारे पास वो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसने कहा डिक्रीज द करंट। अगर करंट को डिक्रीज करोगे तो इसका मतलब ये भी हमारे पास फैक्टर क्या हो जाएगा? ये भी डिक्रीज कर जाएगा। ये रिवर्स डीसी सप्लाई, रिवर्स अप करते तो इस पे कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। एंड इंक्रीज द करंट, अगर करंट इंक्रीज करोगे तो स्ट्रेंथ पे क्या हो जाएगी? इट विल आल्सो इंक्रीज। तो करंट इंक्रीज करो तो ये भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब उसने यही कहा हुआ था कि हमारे पास इंक्रीज कर दो, तो इंक्रीज करने से बेटा ये हुआ, आंसर होगा डी फॉर डिंग डोंग, ठीक है। अच्छा, क्या होगा? मैम लाइबा क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, रिवर्स करने से बेटा पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, ऑपोजिट पोल्स का डिस्टेंस कम करने से भी तो करंट कम होगा। ऑपोजिट पोल से बेटे यहाँ पे हमारे पास है कौन से? नहीं, यहाँ तो पोल इंड्यूस होता है। अब इसको ओवरऑल देखो बेटे, ये चीज बनी हुई है इस तरीके से। अच्छा, अब ये नॉर्थ और साउथ पोल पे बताना आपने कहाँ बनेगा। यार हमारे पास बेटे करंट किस तरह जा रहा है? करंट आपके सामने ये पॉजिटिव से आ रहा है, इसमें से गया, इसमें से ये बैक साइड से जा रहा है, फिर ऊपर से होके करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है बेटे। ये अगर ऊपर से होके आ रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली होगी बेटे। अब मुझे बताओ कि नॉर्थ पोल राइट पे बनेगा या लेफ्ट पे बनेगा? नॉर्थ पोल कहाँ बनेगा? इसके लिए कौन सा यूज करना है? राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल क्या कहता है? कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को राइट हैंड की कर्ल करोगे, योर थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? साउथ पोल बनेगा, ठीक है। और अगर अगर बेटे मैं ये कर देता हूं, ये दोबारा मैंने यहाँ पे बनाई,
अब मैं करंट की डायरेक्शन बेटे रिवर्स कर दी है। करंट पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब सपोज कि करंट जो पास कर रहा है इसके अंदर हमारे पास वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि आपकी फिंगर्स राइट हैंड की इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा? लेफ्ट साइड पे। तो इसका मतलब अब आपका नॉर्थ बेटे यहां बनेगा और साउथ इसका यहां बनेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमारे पास लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? सी था। डीसी सप्लाई रिवर्स करने से ये पोलैरिटी चेंज होनी है, पोल चेंज हो जाएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे कोई चेंज नहीं आएगी बेटे। ठीक है राफेज सर, जब इन करंट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इंक्रीज होगा, हेंस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। करंट अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी ज्यादा होगा, या काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, एक ही चीज है बेटे। ठीक है, इस तरह करना, इस तरह ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, विच मटेरियल कैन अ टेम्परेरी मैग्नेट बी मेड फ्रॉम? आयरन जो है उसको हम यूज करते हैं। प्लास्टिक क्या है? वो तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है सर, हाउ मैनी टॉपिकल स्ट्रीम्स आर लेफ्ट टू कवर? बेटे अभी तो हम थर्मल फिजिक्स तक कर चुके हैं, ट्रांसफर हीट से। अब ये इस वीक नहीं है, इस वीक मैं पहले सिलेबस कवर कर लूँ अपने बच्चों का, तो फिर मैं बाद में स्ट्रीम्स पे आऊंगा। मैंने सिर्फ ट्रांसफर हीट तक करवा दिया, थर्मल फिजिक्स तक। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बेटा, ये तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ये कभी मैग्नेट बन ही नहीं सकता। सॉफ्ट आयरन क्या है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा अगर इससे मैग्नेट बनाओगे। ठीक है, ये हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल होता है। सॉफ्ट मटेरियल का मतलब क्या हो गया बेटे? ये इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। एंड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का मतलब जो यहां से आयरन से जो मैग्नेटिक इफेक्ट कॉज होता है उसको ज्यादा दूर तक जा रहा होता है। एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ये होगा। मटेरियल सॉफ्ट है, इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, आंसर बिस्मिल्लाह कह रहे हो, देखते हैं बाकी भी। स्टील क्या है? हार्ड मटेरियल है। हार्ड मटेरियल मीन कि इट इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज स्टील, एंड सेम इज ट्रू फॉर डीमैग्नेटाइजेशन। इसको मैग्नेटाइज करना भी औखा है, डिफिकल्ट, और डीमैग्नेटाइज भी करना मुश्किल है। ठीक है, एंड अ वीक मैग्नेट, मैग्नेट यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, लिमिटेड रीजन में होता है। ठीक है, अब जवाब ने पूछा सर एसी सप्लाई चेंज करने से तब भी कुछ नहीं होगा? बेटे एसी सप्लाई ऑल्टरनेटिंग करंट ये वाला होता है। जब ये हिस्सा पास कर होगा, इसका करंट इस डायरेक्शन में पास करेगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? जब लोअर हाफ साइकिल पास कर रहा होता है ये वाला, तो करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी, तो नॉर्थ और साउथ की पोलैरिटी चेंज होगी, पहली चीज। दूसरा, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, उसका मैग्नीट्यूड बेटे पहले ये जीरो है, फिर ये इंक्रीज करना शुरू हो गया, फिर डिक्रीज करना शुरू हो गया। जब करंट ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होगा, करंट की वैल्यू कम होगी तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरी साइड पे करंट इंक्रीज करना शुरू हो गया, फिर वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा स्ट्रांगली। फिर वो जब करंट कम होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम होना शुरू होगा। तो जिस तरह करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी चेंज होगी उसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब वुड लिखा हुआ बेटे, वुड तो दैट इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दैट इज नोटेड बी फॉर बिस्मिल्लाह। मैंने पूरा टॉपिक कवर करना होता है बोल बोल के बेटे, ताकि रिमाइंड कोमोमरेट होता है, चीजें याद करानी है आपको मैंने। Soft iron is a soft material, magnetized and demagnetized quickly. Field of iron is तक होती है। That's why we call this a strong magnet का इसका मैग्नेटिक इफेक्ट दूर तक फील किया जा सकता है। ठीक है, हम रीड रिले में टेम्परेरी मैग्नेट यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। 23rd क्वेश्चन के अंदर आगे, The diagram shows an uncharged ball covered with a metallic paint. The ball is suspended from an insulating thread. It is placed near the positive charged rod. Okay. Which diagram shows the distribution of the charge on the ball? तो हमारे पास बेटे अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा? ये इसने इलेक्ट्रॉन को पुल करना है, तो इस तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। प्रोटॉन मूव करके नहीं गया,
प्रोटॉन मूव करके नहीं गया, ठीक है। आप सारे डी कह रहे हो, शहरयार ने भी डी कहा हुआ है, आंसर नॉट डी ही है। लेकिन बेटे इसमें क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पुल होके इधर आ गई। यहाँ जो वाले एटम जो है सी में देखो डायग्राम में, यहाँ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एटम थे उसमें इलेक्ट्रॉन नॉक आउट होके निकल के अपने एटम में से इस तरफ आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस तरफ फिर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये नहीं हुआ कि प्रोटॉन मूव करके इधर चले, प्रोटॉन मूव कर ही नहीं सकता, नहीं करता, ठीक है, करना ही नहीं है उसने, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, डी फॉर डिंग डोंग होगा। अच्छा, अब हमारे पास यही क्वेश्चन है, अगर वो बेटे कहता है कि इसके ऊपर आप डायरेक्शन ऑफ कितनी फोर्सेस लग रही हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, यही क्वेश्चन हो गया बेटे। यहाँ पे तो कहता है मार्क द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस जो इस पे लग रही है, पेपर 2 में अगर आता है ये, तो इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। एक इसका वेट लग रहा है, mg लिख लिया। दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है इसके अंदर, दिस इज अ टेंशन फोर्स। तीसरी फोर्स कौन सी लग रही है हमारे पास, दिस इज ये वाली लग रही है, इसने पुल की, इलेक्ट्रिक फोर्स। एफ ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक हो। अच्छा सर एसी सप्लाई चेंज, अच्छा बता दिया। अच्छा जवाब हैदर सर एसी सप्लाई चेंज करने से भी कुछ नहीं होगा, अच्छा बता दिया मैंने आपको। सर व्हाट इफ द बॉल इज नॉट अ मेटल इट इज नॉन मेटल, तो फिर बेटा उसको सुकून से उस पर 2 फोर्सेस लगनी है, इसने इस तरफ जाना ही नहीं, वो सीधी रहेगी बॉल, यहाँ पे वेट डाउनवर्ड लगेगा, अपवर्ड हमारे पास टेंशन होगी, स्प्रिंग की कोई जरूरत ही कोई नहीं, फोर्स नहीं लगनी, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी, ठीक है। अच्छा अब पूछा वाई नॉट ए, बेटे ए जब लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव तो इसका पॉजिटिव ऐसे आ नहीं सकता, वो लड़ना शुरू कर देंगे वो तो, ठीक है। अच्छा उसके इब्राहिम के बाद खतीजा सर अर्थ नहीं तो पॉजिटिव कैन नॉट गो राइट, पॉजिटिव मूव करता ही नहीं, चाहे अर्थ से कनेक्ट कर दो यार इसको, बेटे ये पॉजिटिव चार्ज है सारा, ये लो अगर मैं इसको अर्थ से कनेक्ट करूँ क्या होगा, पॉजिटिव अर्थ में चले जाएंगे, नहीं बेटे इलेक्ट्रॉन ने ऊपर आना है पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने हैं। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, ये मैं इसको अर्थ करता, अब क्या होना है, अब इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाने हैं, सिर्फ मूव इलेक्ट्रॉन नहीं करना है। अगर किसी चीज में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो हम कहेंगे उस चीज में नेट चार्ज नेगेटिव है, किस चीज में से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो हम चीज में नेट चार्ज पॉजिटिव है। मूव इलेक्ट्रॉन नहीं करना, प्रोटॉन ने कभी भी मूव नहीं करना थ्रू आउट आपके नेक्स्ट क्लास तक, वे लेवल तक, ठीक है। सर आज क्लास हो, बिल्कुल आज क्लास है, आपको आ गया होगा नोटिफिकेशन, आज है बेटे। टेंशन क्या होती है, टेंशन बेटा एक तो पेपरों की होती है, टेंशन हमारे यहाँ पे साइंस में होती है बेटे, जो स्ट्रिंग के अंदर फोर्स लग रही होती है। देखो हमारे पास अगर ये कोई भी बॉब लिया है, यहाँ पे मैंने सस्पेंड कर लिया, बॉब का वेट तो डाउनवर्ड लग रहा है, तो बॉब नीचे क्यों नहीं गिरता, दिस इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अलोंग दिस स्ट्रिंग, इस फोर्स को आप कह रहे हो टेंशन फोर्स, द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एंड इज अगेंस्ट एन अप्लाइड फोर्स, यानी रिएक्शन फोर्स होती है, ठीक है। 23rd के बाद we come to 24th question now. The charge of 45 coulomb flows through the appliance in 3 minutes. What is? सर अर्थ से पॉजिटिव आता है, अर्थ से पॉजिटिव मेरा बेटा नहीं आ सकता, प्रोटॉन मूव ही नहीं कर सकता बेटे। अर्थ अगर मैंने अभी सारा बताया था बेटे, दोबारा बेटे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया, और इसको आप क्या करते हो, अर्थ से कनेक्ट कर देते हो, ये लो मैं ऊपर समझा ही दूं, इसको आप अर्थ से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, अर्थ का ये सिंबल होता है। सिमिलरली पॉजिटिव की जगह अगर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है और उसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है बेटे और ये नेगेटिव चार्ज है। अब जो चीज मूव करनी है, इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है, यहाँ अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आएंगे, अर्थ इज अ बिग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ यू गिव सम इलेक्ट्रॉन या टेक सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ, ओवरऑल पोटेंशियल डज नॉट वेरी, ठीक है। और हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाएंगे, ये काम हो रहा होता है, ये काम हो रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया, Q इज इक्वल आई टी लगा, बिल्कुल ठीक है बेटे, आपने वही लगना है, 45 ठीक है, वो भी ठीक है सर। R64 68 मार्क इन P2 एक्सेप्टेबल फॉर ए,
68, हाँ ठीक है आ जाएगा, लेकिन चलें अभी अब यहाँ आ जाएगा जितना। काइनेटिक एनर्जी से कोई फोर्स प्रोड्यूस होगी काइनेटिक एनर्जी से? किसकी काइनेटिक एनर्जी? चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटे, उससे हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, उस वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगती है बिल्कुल। सो आई डोंट नो हाउ टू डू एनर्जी ट्रांसफर इन P2। बेटे अभी P2 के क्वेश्चन करेंगे ना, होगा मेरा बेटा, मैंने एक कराना जो है। ओके, यहाँ से आंसर डिंग डॉन्ग 24th का आंसर अभी आपने सारों ने ठीक बताया मुझे। आप कह रहे हो Q इज इक्वल टू आई टी है, तो I इक्वल्स टू Q ओवर T, बिल्कुल ठीक है बेटे। चार्ज सारों ने ठीक मुझे बताया। टाइम 3 मिनट के बच्चे लिख रहे हो बेटे, 3 मिनट है। वी नीड टू चेंज मिनट इनटू सेकंड्स, तो 1 मिनट में वी आर हैविंग 60 सेकंड्स। तो 6 is 18, 45 और 180 हो गया। 180 तो 1 और 4 किसका 0.25। आंसर इज ए फॉर अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। हाशिरा आपका गलत था बेटे, बॉल कह रहे हो, ठीक है ओके। 25 क्वेश्चन के अंदर a wire of length 0.50 meter in cross section area, this one has a resistance this one, okay। हम फॉर्मूला पढ़ चुके होते हैं, R is directly proportional to L over A, या इसको कोई बच्चा फर्दर क्योंकि मैंने पढ़ाया होता है R इक्वल टू रो L ओवर A। रो क्या होता है? वो रेजिस्टिविटी होती है विच इज डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। कॉपर है तो उसकी हम अच्छा कंडक्टर क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम क्यों है? उसकी रो की वैल्यू कम है, ठीक है। अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, अगर मटेरियल सेम है तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? वो बिल्कुल सेम होगी। हैज द लेंथ ऑफ टू क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस वन। अब इसका मतलब यहाँ पे L1 की वैल्यू दे दी गई थी, A1 की वैल्यू भी दे दी गई थी, R1 की वैल्यू भी दे दी गई थी। ये हमारे पास L2 की वैल्यू ये आ गई, हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया? A2 हो गया। कहता R2 की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? ठीक है। अब दो तरीके हैं बेटे इसको करने के। हम लोग तो बहरहाल इसको रेशियो मेथड से करें तो जरा जल्दी हो जाता है, या फिर बेटे देखो फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L ओवर A, ऐसे ही है। सेम मटेरियल तो मैं कह रहा हूँ ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम होगी दोनों के लिए। रेजिस्टिविटी सेम है तो इसी को सब्जेक्ट बनाओ, रो को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा? RA ओवर L हो गया। अब सेम मटेरियल है, इसको रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम होने का मतलब हमारे पास जो पहले का वैल्यू आ रही है दूसरे की सेम है, हमारे पास वो सेम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं मेरे पास रो की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, रो की वैल्यू दोनों के सेम है। तो पहले का आंसर हो जाएगा बेटे R1 A1 ओवर L1, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज R2 A2 ओवर L2 हो गया। अब इसके अंदर आप पुट करते हो तो क्या आंसर हो जाएगा? R1 की वैल्यू बेटे कितनी है? 0.75। A1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.0 टाइम्स 10 टू रेज पर नेगेटिव, ऊपर में लेबल की हुई। इसकी L1 की वैल्यू कितना? 0.50। R2 हमने डिटर्मिन करना है। इसकी लेंथ जो हमारे पास A2 की वैल्यू इसकी है दिस इज 0.50 टाइम्स 10 टू रेज पर नेगेटिव 6 ओवर हमारे पास रो एलो 2.0। तो बेटे इसको सॉल्व करते हुए आंसर बताते हो अगर क्या आता है। ये आ रहा है 15 न्यू हमारे पास आर वी रिक्वायर्ड टू लर्न डेफिनेशन ऑफ ऑल एनर्जीज एंड ऑल फोर्सेस। बेटे जस्ट गो थ्रू, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं अब, ठीक है।
लास्ट डे प्रेपरेशन नोट्स, उसमें जो अगर है तो करने, नहीं है तो करने। मैं इसलिए कह रहा हूँ कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं, उसको नहीं स्पेसिफाई कर, मैं सिंपली डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इनटू, हाँ बिल्कुल ठीक है। डू वी ऑलवेज चेंज मिनट्स इनटू सेकंड? ऑलवेज, यस ऑलवेज। ठीक है। समझ नहीं आई सर, यू कैन प्लीज काइंडली एक्सप्लेन। सर समझ नहीं आई, क्यों? आंसर किसका? 37 37500। ये किसका पूछा बेटे? अहमद सज्जाद। बेटे आपने पूछा भी, आप आपकी समझिए कि आपका क्वेश्चन जिस टाइम पे आया हुआ है वो कौन सा पार्ट था, क्योंकि 550 पे आया। इसी क्वेश्चन को कह रहे हो। ये फॉर्मूला अगर आपको पता, मैंने इसी फॉर्मूले को इंटरप्रेट किया है। अगर रेजिस्टिविटी, दो मटेरियल सेम हो तो उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम होती है। So can we do it like that? Its length is doubled and area is half and resistance is डायरेक्टली पोर्शन टू लैम्प। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं मिडिल बिल्कुल जो वैल्यू आ रही होती है मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा होता हूँ। ठीक है। हमारे पास अहमद रियाज, बेटे मैंने फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल ओवर ए लगाया, तो रो को सब्जेक्ट बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि मटेरियल सेम था। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये वाली गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये गिवन है, लेंथ ये। इस तरह करोगे जल्दी होगा क्वेश्चन, मुझे भी बताना बेटे। हमारे पास दूसरे की R2 की वैल्यू देनी है, उसकी लेंथ हमारे पास ये लेंथ ये है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये था। आगे सिंपली सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आप मुझे कह रहे हो कि आंसर आ रहा है इसका डी आ रहा है। ओके, डी ही है शायद। 6.0 ओम हो गया बेटे। ठीक है, रेशियो मेथड अप्लाई करके देखो बेटा, हो जाएगा, होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आंसर इज डिंग डोंग देन। सर बी है, नहीं सर बी है, बी आ रहा है बेटे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका मतलब आई हैव टू कैलकुलेट इट। एक मिनट में, ये तो जो आंसर आप कहते हो फिर हम उसको लिखते हैं, मैं कैलकुलेट कर लूँ, मेरी तरफ से गलती ना हो जाए। फिर 2 टाइम्स 0.75 टाइम्स 1 टाइम्स -6 डिवाइडेड बाय 0.50 डिवाइडेड बाय 0.50 टाइम्स -6, तो आंसर इज डिंग डोंग। ठीक है, डिंग डोंग आ रहा है, डी आंसर आ रहा है बेटा, डिंग डोंग ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 26 क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रिकल सिंबल रिप्रेजेंट अ फ्यूज? आंसर इज बिस्मिल्लाह। ए किसका सिंबल है? ए किसका सिंबल आ रहा है? ए लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी जिसे आप कहते हो। ठीक है, ए क्या होगी? एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। ये क्या हो गया? ये फ्यूज का है। ये किसका हो गया? इलेक्ट्रिक मोटर का, ये मोटर का हो गया। डी किसका? फिलामेंट लैंप का। तो आंसर इज बिस्मिल्लाह। ठीक है सर, इफ वायर मटेरियल आर डिफरेंट, वो फॉर्मूला कौन सा होगा बेटे? वो होगा ही नहीं आपके रजब। फॉर्मूला यही है बेटे, डिफरेंट होंगी तो इसका मतलब फिर रो की वैल्यू होगी, वो फिर ए लेवल का क्वेश्चन बनेगा, वो एएस सॉरी वो एएस का क्वेश्चन बनेगा, वो ओ लेवल या आईजीसीएससी का क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ जरूरी है कि मटेरियल सेम होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें रो वाला फॉर्मूला हम नहीं पढ़ते, हम ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। हम पूरा इक्वालिटी नहीं पढ़ते, हम रो इज आर इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पे यूनिवर्सिटी होता है, इस चीज को पढ़ाते हैं, या है सिलेबस। ठीक है, ठीक हो गया। रजब उमर है, रजब भट्ट है, नहीं रजब भट्ट तो आजकल रजब उमर है ये। ठीक है, 27th क्वेश्चन के अंदर, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर जॉइंड इन सीरीज टू अ बैटरी, 1 2 3। बेटे इन सारों में कौन सा सेम करंट पास करेगा? जो मर्जी से रेजिस्टेंस हो। ठीक है, करंट इसमें हमेशा क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, हमारे पास अब कह रहा है द वोल्ट मीटर रीड्स 8 वोल्ट, इसकी वैल्यू क्या है? 8.0 वोल्ट आ रही है। कहता है व्हाट इज द रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर एंड व्हाट इज द ईएम ऑफ द बैटरी? बेटे ये दोनों क्या हैं? अगर इसके रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके क्रॉस आइडेंटिकल है ना, उसने कहा आइडेंटिकल है, तो सारा में एनर्जी ड्रॉप क्या होगा? सेम होगा।
सिंपल तरीके से करा दूं तो इसमें भी क्या होगा बेटे 8.0 वोल्ट होगा, इसमें भी क्या होगा 8.0 वोल्ट होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ, वोल्ट मीटर मैंने क्या कहा था, सर्किट में चौकीदार होता है, सिक्योरिटी पे जो पर्सन होता है, इसने देखना मिस्टर कूलर में यहाँ से जा रहा है कितनी एनर्जी है उसके पास, होगी 16, यहाँ पे होगा एनर्जी 0 हो जाएगी, यानी 8 + 8 कितना हो गया 16। तो ये तो रिप्रेजेंट करेगा 16 वोल्ट्स को, ठीक है। ये 8, सॉरी ये गलत हो गया, मैंने ये वोल्ट मीटर क्यू रीड्स मैंने पी के साथ कर दिया था। अगर बेटे ये 8.0 वोल्ट रिकॉर्ड कर रहा है, इसका मतलब 4.0 इसके क्रॉस होगा और 4.0 इसके क्रॉस होगा, तो एड अप होके यहाँ पे आता है, यहाँ पे एड अप होके आता है, ठीक है। तो यह इसका मतलब इसमें कितना हो रहा होगा, इट शुड बी 4.0 वोल्ट हो गया पहली चीज। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी किसके बराबर होगी, ईएमएफ क्या होगी, अगर इसके क्रॉस इफ यू कंसिडर दिस इज V1 हो गया, दिस इज V2, दिस इज V3, तो ईएमएफ इज इक्वल टू V1 + V2 + V3, और अगर इसमें वैल्यू पुट करते हो दिस इज 4 + 4 + 4, तो आंसर इज 4 3 = 12, तो दिस इज 12 वोल्ट्स। तो आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन विल बी देन बिस्मिल्लाह, ठीक है। अच्छा सर 8 वोल्ट क्यू के, हाँ चलो ठीक है, थैंक यू बेटे, मैंने बाद में देखा था सर, आंसर अल्लाह हो गया। बिल्कुल ठीक है, सीरीज में ही वोल्ट ऐड अप होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, सीरीज में नहीं सीरीज में। वोल्ट इसमें कैसे आया बेटे, आइडेंटिकल है, अगर रेजिस्टर सेम है तो उसके क्रॉस वोल्टेज भी सेम होता है, वोल्टेज भी सेम होता है। हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला भी बता दूं बेटे, V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2, आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके होते हैं। तो जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उसके क्रॉस हमारे पास ईएमएफ भी उतनी ही ज्यादा होती है। अब इसी को यहाँ पे अगर अप्लाई करें, हमारे पास इसी को लिखूं तो V1 की जगह मैंने VP लिख लिया, ठीक है, ये किसके क्रॉस आ रहा है, ओवर VQ, अगर इतना करना है तो ये हो गया बेटे, ये R1 लिख लूं इसको, RP/RQ हो गया। अच्छा अब हमारे पास VP विच वी नीड टू डिटरमिन VQ किसके बराबर है, दिस इज 8.0, ये लो RP कौन सा, इसके क्रॉस वोल्टेज, ठीक है, कि हम अभी आइडेंटिकल हैं। अगर मैं इसको R लेता हूं आइडेंटिकल है ना, तो ये दोनों सीरीज में लगे हैं, तो इसके क्या होगा 2R हो जाएगा बेटे, इसको कर लो, आंसर वही आना है। VP किसके बराबर आ जाएगा 4.0 वोल्ट। ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में है, बिल्कुल हमने किया भी हुआ है, ठीक है। अब तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम, इसलिए रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है बेटा उसके क्रॉस एनर्जी भी उतनी ज्यादा जाया होती है, ठीक है, उसके क्रॉस एनर्जी भी उतनी ज्यादा जाया होती है। अगर दोनों को 8 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब एक को कितना वोल्ट मिलेगा, 4 होगा, इसको भी 4 होगा और इसको भी 4 होगा। अगर तीनों को 4 मिल रहा है तो ईएमएफ कितनी होगी, 12 वोल्ट के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, हाउ डू कम टू वोल्टेज इक्वल ऑफ ए, क्योंकि रेजिस्टेंस के आइडेंटिकल है, मैंने उसको ये भी कहा हुआ है, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। सीरीज में वोल्टेज ऐड अप होता है अब्दुल रहीम, वोल्टेज ऐड अप होता है बेटे, ऐड अप हुआ है इसके अंदर तो ये बना है, और करंट सेम होता है सीरीज के अंदर। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और हमारे पास करंट जो है वो वेरी करता है बेटे, ठीक है, ओके। 28th क्वेश्चन में द ईएमएफ ऑफ बैटरी इन द रेडियो इज 3 volt, the resistance of a circuit in the radio is 6 ohm, the radio system, how much energy is transferred from the battery in 30 minutes। अच्छा अब एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, या तो बेटे हमारे पास दो तरीके हैं इसको हम जो कर सकते हैं, E इज इक्वल टू VIT लिख लो, या E इज इक्वल टू V²/R टाइम्स T हो गया, डायरेक्ट इसको कर लो, ठीक है। अब वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 3.0 का स्क्वायर ओवर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 6.0
और टाइम हमारे पास कितना है जिसमें 30 मिनट्स का हुआ है। तो बेटे टाइम के यूनिट मिनट या आवर्स नहीं होते, सेकंड्स होते हैं। तो उसको आप क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हमारे पास ये हो गया बेटा 10 हो गया, ये 300 हो गया, ये 9 हो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो ओवरऑल आंसर किससे हो जाएगा, 9 3 27। सी फॉर कैमरेज हो गया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर, व्हाट इज द यूनिट फॉर द एनर्जी यूज्ड फॉर बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ठीक है, एम्पियर। एम्पियर में तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है बेटे। दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक करंट। किलोवाट आवर जो होता है ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वोल्ट हमारे पास किसका यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का या ईएमएफ का। और ईएमएफ ऑफ अ सोर्स। वॉट किसका होता है हमारे पास, दिस इज फॉर पावर। आंसर इज किलोवाट आवर जो है हमारे पास, दिस इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, अब 1 किलोवाट आवर, अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारे पास ओ लेवल में और आईजीसीएस में पिछले साल ही 25 के अंदर। 1 किलोवाट आवर इसका मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ 1 किलोवाट आवर। के छोटा होता है, एच भी छोटा होता है। अच्छा, अब हमारे पास किलो क्या होता है, 1000 वॉट आवर। 1000 वॉट किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड के। ठीक है, आवर कितना हो गया, 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेटे 3600,000 जूल पर सेकेंड या 3.6 टाइम्स 10 टू रेज पर 1 2 3 4 5 6 हो गया वॉट। तो इसका मतलब इतने वॉट के बराबर हो गया। या इसको हम लिखें, इफ 1000 जूल ऑफ वर्क इज डन, जूल पर सेकंड हमारे पास को एक मैं स्कोर पिक्चर कर दूं। इसके यूनिट में बेटे क्या होंगे, दिस इज ऑल्सो सेकंड। ये सेकंड जो होता है इस सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सिर्फ अभी लिखते हैं, ये सिर्फ जूल जूल ही रह जाएगा बेटे। यानी इफ 1000 जूल ऑफ वर्क इज डन पर सेकंड इन 1 आवर, देन हमारे पास एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1000 जूल ऑफ वर्क इज डन पर सेकंड, बेटे आप इतना कर रहे हो। ठीक है, तो पावर को डिफाइन कर रही मान। बेटे आपने टाइम को भी तो साथ कवर करना है ना। तो हम कहेंगे इसको, इफ 1000 जूल ऑफ वर्क या जूल ऑफ एनर्जी is transferred per second। ठीक है, in a time interval of 1 hour। या तो ये लिखो। ठीक है, पेपर के लिए प्रीफिक्स याद करने के तो अगर तो आईजीसीएससी के तो फिर तो बिल्कुल ज्यादा करने हैं, उसने तो बाद दूसरे के लिए हमारे पास है उसके लिए भी करने हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है उसके अंदर। किलो का है, मिली का है, माइक्रो का, बस इससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, ओके। यहाँ पे प्रीफिक्स सिर्फ किलो यूज हुआ बेटे, 1000 इसका मतलब होता है। ओके, 30th क्वेश्चन में आगे, अ मैग्नेट ऑसिलेट वर्टिकली अबव अ कॉइल ऑफ वायर। अबव अ कॉइल ऑफ वायर, बेटे ये हमारे पास कॉइल शो की है, दिस इज अ मैग्नेट। ठीक है, नहीं याद नहीं करनी बेटे, इसका पता होना चाहिए। आशिरा बेटे पता होना चाहिए, इसलिए वो करने के लिए मैंने कई दफा चीजें रिपीट किया। आज मैं बोलता जा रहा हूँ कई चीजें, तो उनको मैंने कवर करता जाना, तो चीजें एंड में वैसे याद होना शुरू हो जाती हैं आपको। इफ द एनर्जी ऑफ 1000 जूल यूज पर यूनिट पर आवर, पर यूनिट आवर नहीं, पर यूनिट आवर नहीं है, पर सेकंड है बेटे।
अब्दुल्ला अफजाल पर सेकंड है बेटे। अच्छा, द लोअर एंड ऑफ द मैग्नेट ऑसिलेट बिटवीन पी एंड क्यू, a varying EMF is induced in the coil. When this EMF when this EMF is 0 volt, where would the lower end of the magnet be? कहाँ पे होगा वो? अच्छा, दो चीजें हैं। ओके बेटा, इसको गौर इधर देखना, उसको क्वेश्चन को अभी आंसर जो भी आता है आंसर ज्यादा चीज है। मैं टॉपिक कवर करता हूँ। यहाँ से दिस मैग्नेट इज मूविंग इनटू द कॉइल, तो क्या होगा, इसकी फील्ड लाइन इसके साथ जाके कट करेंगी। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कटिंग में चेंज आता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। अगर ईएमएफ इंड्यूस होती है, इफ दिस सर्किट इज कंप्लीट, तो इंड्यूस करंट फ्लो करेगा इसमें। अगर इस कॉइल में से करंट पास करेगा, दिस कॉइल विल बिकम अ मैग्नेट। लेंज लॉ हमें ये कहता है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजिस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा, ऊपर नॉर्थ पोल आ जाएगा, when नॉर्थ पोल इज मूविंग। और यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा, ये साउथ पोल आ जाएगा। एक नॉर्थ आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। एंड what if दिस कॉइल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, मूव कर रही है। अगर ये कॉइल अपवर्ड मूव कर रही है यहाँ से, ठीक है, अगर कॉइल अपवर्ड मूव कर रही है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिंकेज में चेंज आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। As per Lenz's law, the magnetic effect of induced current always opposes the change producing it. अगर नॉर्थ पोल बेटा ऊपर जा रहा है, उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा, अब यहाँ पे साउथ पोल आएगा, जो कि अपोज करेगा, सो दैट नॉर्थ पोल कैन नॉट मूव आउटवर्ड। और नीचे वाले हिस्से पे साउथ पोल नॉर्थ पोल आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास जो जो मैग्नेट मूव करेगा इनवर्ड और आउटवर्ड, तो जो फोर्स होगी हमारे पास वो भी चेंज होती है। तो हमारे पास मैंने वो चीज बताई आपको, तो मैं इसको फिक्स यहाँ पे कर दूं। ठीक हो गया। या अच्छा, अब दूसरी चीज बेटा, ये पी क्यू आर तीन शो की है ना। पी पे हमारे पास क्या होगा, ये रेस्ट पे होगा। पी पे ये रेस्ट पे होगा, एक मिनट। क्यू पे भी क्या होगा, ये रेस्ट पे होगा। आर पे इसके मैक्सिमम स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ईएमएफ क्या हो जाएगी, इस जगह ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो होगी। यहाँ पे भी ईएमएफ क्या होगी, दैट विल आल्सो बी जीरो होगी। ठीक है। और यहाँ पे दरमियान में हिस्से में ईएमएफ क्या होगी, दैट विल बी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, इट विल बी मैक्सिमम। अच्छा जी, अब मैं आंसर पूछूं हमारे पास। This is when this EMF is zero, where would the lower end of the magnet be? हमारे पास it can be either P and R ये। ठीक है, कोर क्वेश्चन था ये का जी, ए स्टार नहीं था, इट वाज ए ग्रेड स्टूडेंट क्वेश्चन, लेकिन वो टॉपिक मैंने कवर करना था इसलिए मैंने थोड़ा सा कोर, लेकिन क्वेश्चन काफी कोर है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक हो गया इब्राहिम शाह, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, थोड़ी सा पेज तेज कर दूं। Which transformer arrangement produces an output EMF that is larger than input?
आउटपुट ईएमएफ ज्यादा हो, इसका मतलब हमारे पास वो क्या आ रहा है कि हमारे पास सेकेंडरी जो हमारे पास नंबर ऑफ सेकेंडरी जो वोल्टेज होगा वो ज्यादा होगा प्राइमरी के निस्बत। ठीक हो गया? ठीक। हाँ जी, जीरो के लिए बिल्कुल इधर वो हम सपोज करते हैं वो रेस्ट के अंदर है बेटे। ठीक है, स्क्रीन आ गई बेटे। तो हमारे पास बेटे ये तब होगा, हम ये पढ़ चुके होते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं दैट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन द वोल्टेज। तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगी हमारे पास सेकेंडरी साइड पे ज्यादा होनी चाहिए देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड, यानी इट शुड बी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए। और पहले केस में हमारे पास क्या दिस इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक शो किया है, ये भी ठीक बेटे शो किया, ये भी ठीक शो किया। गलती कहाँ कर दी इसने? इसने गलती बेटे यहाँ की हुई है, ये पॉसिबल नहीं है, ये डीसी सप्लाई नहीं होना चाहिए, डीसी सप्लाई नहीं होना चाहिए, एसी सप्लाई होना चाहिए। तो दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे गलती है। बाकी वे नंबर ऑफ टर्न्स ठीक शो की हुई जिसने। ठीक है, तो अब दूसरे के अंदर एसी सप्लाई बिल्कुल ठीक है, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो आंसर इसका फिर बिस्मिल्लाह ही होगा। तीसरे को भी देखते हैं, डीसी सप्लाई शो कर दी बेटा विच इज रॉन्ग, डीसी सप्लाई हो नहीं सकती यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स भी गलत किए इसने, ये ज्यादा शो कर दिए, ये कम शो कर दिए, और इसके अंदर ये चीज ठीक शो की है, ये गलत है, ये गलत है, तो आंसर होगा बी फॉर बिस्मिल्लाह। ठीक है, व्हाई नॉट डीसी? डीसी बेटे डायरेक्ट करंट अगर होगा तो ये कांस्टेंट मैग्नेट रहेगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कटिंग में चेंज ही नहीं आएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कटिंग में अहमद चेंज नहीं आता तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं हो सकती है। ईएमएफ तब इंड्यूस होती है जब देखो ये मैग्नेट जब रेस्ट पे आ जाए, कभी ईएमएफ आती है? क्यों नहीं आती? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कटिंग में चेंज नहीं आ रही होती। तो वही जहां पे हमारे पास अब कांस्टेंट करंट पास कर रहा होगा, यहाँ नॉर्थ ही रहेगा, यहाँ साउथ ही रहेगा, फील्ड लाइन की कटिंग में चेंज ही नहीं आनी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कटिंग में चेंज नहीं आती तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। या सिंपल वर्ड्स में अहमद याद रखना, ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन डायरेक्ट करंट, इट ऑलवेज वर्क ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग करंट। कटिंग का मतलब क्या हो गया बेटे? फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाके इसको जाके कट कर रही है ना, इसको जाकर टच कर रही है। टचिंग इज बेसिकली द कटिंग। ठीक है ना, इस कटिंग। लिंकिंग का वर्ड भी यूज होता है, लिंकिंग, लिंकिंग का वर्ड यूज कर लो, कटिंग का वर्ड यूज कर लो, ठीक है, टचिंग का वर्ड यूज कर लो, ये सारे एक ही वर्ड है बेटे। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज का, हाँ फ्लक्स लिंकेज ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, लेकिन हमारे पास क्योंकि वो फ्लक्स का वर्ड हमारे सिलेबस में लिखा तो उसको हम करते हैं। ठीक है, क्यू पे स्पीड इसलिए ज्यादा होगी, क्यू पे हमारे पास मेन पोजीशन है ना बेटा, ये भी एक्सट्रीम है, ऊपर ये नीचे आता जाएगा फिर ऊपर जाएगी, इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है। मेन पोजीशन पे हमेशा स्पीड ज्यादा होती है। अच्छा सर, इज इट मोर नंबर ऑफ टर्न्स लार्जर करंट फ्लोस? नंबर ऑफ टर्न्स हो नहीं बेटे, ये ईएमएफ इंड्यूस हुई, आप उससे और अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो तो ईएमएफ ज्यादा होगी, हमारे पास करंट कम होगा, करंट की वैल्यू कम होगी इसके अंदर। ट्रांसफार्मर में जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना। 32nd क्वेश्चन, व्हाट इज द relay used in the switching circuit? It uses low current to switch on a high current circuit. इसने लिखा है टू स्विच अ स्मॉल करंट यूजिंग स्मॉल करंट, नहीं बेटे लार्ज करंट होता है, दिस इज रॉन्ग। यूजिंग स्मॉल करंट ये ठीक शो किया उसने। ठीक है, इट स्विच अ स्मॉल टू स्विच अ स्मॉल करंट, अगेन दिस इज रॉन्ग। यूजिंग अ लार्ज करंट, अगेन दिस इज रॉन्ग। स्विच ऑन अ लार्ज करंट बिल्कुल ठीक है, यूजिंग स्मॉल करंट ये भी बिल्कुल ठीक, आंसर सही हो गया बेटे। ठीक है, 33rd क्वेश्चन के अंदर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है इसमें।
The diagram, the horizontal beam of electron passes between the poles of a magnet in vacuum. ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इससे ऑपोजिट लेनी है. करंट हमेशा अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, रूल कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हम इसके अंदर, फ्लेमिस का हमने लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है. मुझे मिल जाए यहां से. ये कंडक्शन आ गई. ठीक है, ये फ्लेमिस का लेफ्ट हैंड रूल है बेटे, इसको हमने अप्लाई करना है. तो यहां से हमारे पास सही तरह हो नहीं रहा, चले बेटे यहां से होता है ये FBI. नहीं बेटे, ये आसान नहीं होता, एक जैसा ही होता है, जो बचना पेपर आता उतना ही. F फोर्स है, B मैग्नेटिक फील्ड है, करंट. मैंने FBI लिखा हुआ है ना. ठीक है, F फोर्स के लिए कहते हैं, B मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट B से करते हैं, I करंट है. अच्छा, अब ये देखो आपकी फर्स्ट फिंगर जो है ये बेटे इट शुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिस तरह ये आ रही डाउनवर्ड. ठीक है, आपकी सेकंड फिंगर जो आनी चाहिए इस डायरेक्शन. मेरा थंब थोड़ा ये सेकंड फिंगर इस डायरेक्शन में नहीं आ रही मेरी. ठीक है, सेकंड फिंगर इस डायरेक्शन में आनी चाहिए. और आपका देखोगे हमारे पास थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज. यानी कि हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं, यहाँ पे हमारे पास आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में लेके, और जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ये फर्स्ट फिंगर है. आपकी सेकंड फिंगर जो है, दिस इज फॉर सेकंड फिंगर, लेफ्ट हैंड की करंट देखो किस तरह होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा. ठीक है, सॉरी, फोर्स जो है इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज. ठीक हो गया. वाई लेफ्ट हैंड रूल, वाई नॉट राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल सिलेबस में नहीं है बेटे. इसलिए मैं कहता हूँ IGCSE के बच्चे हो तो मैं फिर मैंने इसलिए एक ही चीज सवाल रखी, मैं ताकि है ही नहीं सिलेबस में. फ्लेमिस का राइट हैंड रूल नहीं है, दूसरे राइट हैंड ग्रिप रूल है और राइट हैंड कर्ल रूल है, बाकी है ही नहीं. सर डू वी पॉइंट बी ऑलवेज एट साउथ, यस, ऑलवेज. बी हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को. ठीक है, तो आंसर इसका बेटे हमारे पास हो गया, दिस आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज, बी फॉर बिस्मिल्लाह हो गया. करंट अगेन बेटे, हम इफ देखो कोई भी सर्किट है, ये देखो ये हो गया. करंट किस तरह लेते हैं हम, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन किस तरफ आते हैं, वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं. तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो, इलेक्ट्रॉन की फ्लो हमेशा उससे ऑपोजिट होती है. अगर इलेक्ट्रॉन राइट पे जा रहे हैं तो करंट लेफ्ट पे जाएगा. एंड दिस इज कन्वेंशनल करंट एक्चुअली. ठीक है सर, राइट हैंड ग्रिप रूल एंड कर्ल रूल में फर्क क्या है. राइट हैंड ग्रिप रूल जो है वो आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सीधा जो करंट कैरिंग कंडक्टर उस पर लगाते हो, जिसमें थंब जो होता है राइट हैंड का, दैट शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड कर्ल ऑफ फिंगर्स प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है. और राइट हैंड कर्ल रूल अप्लाई होता है जहां पे कर्ल ज्यादा आ रहे हो, जहां पे कॉइल हो, कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा उस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स होंगी राइट हैंड की, वो कर्ल करेंगी, और थंब जो होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा. ये होता है वो. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ गया बेटा 33rd क्वेश्चन में, 34th क्वेश्चन पे आ गया. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर इन अ न्यूट्रल एटम ऑफ क्रिप्टॉन. अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे इसके एटम के अंदर, दे शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. अच्छा, अब ये जो चीज होती है 84 लिखा हुआ, ये ए है, यानी ए की वैल्यू 84 है. और ए किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और नीचे जो लिखा हुआ 36, ये हमारे पास क्या होता है, चार्ज नंबर होता है. ये किसके बराबर आ गया, दिस इज 36. अब क्योंकि मैंने लिखा ये हुआ कि नंबर ऑफ ए जो होता है दैट इज इक्वल टू
z प्लस n के बराबर होता है। a की वैल्यू बेटे हमारे पास 84 है, z की वैल्यू 36 है और n को आपने डिटरमिन करना है, और अगर यहाँ n को अगर सब्जेक्ट बनाते हो तो 48 हो गया बेटे। तो आंसर इज 48। बिस्मिल्लाह, ठीक हो गया। 35 क्वेश्चन के अंदर 14(6) represents a nuclide of an element carbon and N7 it represents the nuclei of an okay, इसमें दोनों में देखो यार 6 है, ये 7 है, डिफरेंट है ये। How is neutral atom of this one differ from the neutral atom of this one? अगर न्यूट्रल तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। अब इसी के अंदर देखता हूं मैं यहां से कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बन रहे हैं। z किसके बराबर होगा, 14 माइनस 7 किया तो ये कितना आ गया, 7 ही, 7 प्रोटॉन्स हैं। और यहाँ पे अगर आप देखते हो दिस इज z इक्वल्स टू 14 माइनस 6 अगर हुआ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास द न्यूट्रॉन नाइट्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन फ्यूअर देन कार्बन एटम। बेटे प्रोटॉन जिसके ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो, क्योंकि है तो न्यूट्रल है दोनों वो। एक मिनट, न्यूट्रल एटम, ठीक है, न्यूट्रल एटम। तो हमारे पास हैज 1 इलेक्ट्रॉन फ्यूअर देन दिस वन, दिस इज रॉन्ग। नाइट्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन फ्यूअर देन कार्बन एटम। देखते हैं इसको। बी में नाइट्रोजन एटम हैज 1 न्यूट्रॉन मोर देन, न्यूट्रॉन तो बेटा दोनों में सेम आ रहे हैं, मोर तो है ही नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में जो आ रहे हैं हमारे पास, दिस इज फर्दर इक्वल टू हमारे पास, यार इसमें एक मिनट सबर करो, मैं साथ लिख ही दूं। इलेक्ट्रॉन इन कार्बन जो आ रहे हैं बेटे वो 6 हैं। इलेक्ट्रॉन इन जो नाइट्रोजन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, वो 7 है, ठीक है। तो ये पहला तो गलत हो गया। नाइट्रोजन है